सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर रहने वाला है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड प्लस रोटेशन रेवोल्यूशन, मतलब कि काफ़ी सारी डाइवर्स चीज़ें आप देखने वाले हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला आज का लेक्चर। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, शेप ऑफ द अर्थ, रोटेशन, रेवोल्यूशन, डे एंड नाइट, सीजन्स, एक्लिप्स, ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं। ऑलराइट, तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। हाँ, अभी तुमको रोज डे करवाते हैं, ठीक है। लास्ट में तुम मिलना भी तुम, ठीक है। अभी कंप्लीट हो जाने दो। चलो, तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे भी पहले अब देखिए, क्योंकि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पहले क्यों पढ़ रहे हैं, सो दैट जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अगर हम पहले पढ़ लेंगे तभी हमें समझ में आएगा जब मैं बोलूँगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कितने स्टेट से होकर गुजरती है, या फिर इंडियन जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो इंडिया के कितने स्टेट से होकर गुजरता है, ठीक है। कोई स्टेट कितने लैटिट्यूड पे लोकेटेड है, कितने लॉन्गिट्यूड पे लोकेटेड है, वो हमें तभी पता चल पाएगा जब हमें बेसिक्स पता होंगे। और बेसिक्स हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से ही नहीं बल्कि पूरी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उससे हमारे क्लियर होंगे। तो सबसे पहले शेप ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे शेप ऑफ द अर्थ कुछ इस तरह से हमें समझ में आता है ना। शेप ऑफ द अर्थ हमने इस तरह से देखा होता है, शेप ऑफ द अर्थ, ठीक है। और ये हम बोलते हैं, हो सकता है मुझसे ढंग से क्लियरली ना बनना हो या फिर ऐसे में बोल सकता हूँ, ठीक है। इस तरह का हमारा शेप ऑफ अर्थ है। एक्जैक्टली सर्कुलर नहीं होता है, यानी कि बिल्कुल इस तरह से सर्कुलर नहीं होता कि आप सेंटर से हर पॉइंट पे इसकी सर्कमफरेंस पे इसकी परिधि में जहां पे भी लाइन खींचेंगे वो लाइन इक्वल डिस्टेंस की मिलेगी, ऐसा नहीं है। यहां से सेंटर से आप यहां पे लाइन खींचेंगे तो वो लाइन लंबी होगी एज कंपेयर टू आप यहां पे लाइन खींचेंगे। भले इस फिगर में वो चीज़ ढंग से विजिबल ना हो, और विजिबल कराने के लिए चलो मैं फिर से नहीं होता तो इसको ड्रॉ कर देता हूं ताकि और क्लियरली आपको समझ में आए। जैसे ये है, मैंने पॉइंट लिया, ठीक है। ये परफेक्टली तो वैसा नहीं बना, लेकिन ये ठीक है। ये डिस्टेंस हो गया, ये इससे बड़ा होगा, ठीक है, इस वाले डिस्टेंस से, या फिर ये वाला जो डिस्टेंस है वो सेम डिस्टेंस है तो वो इससे बड़ा होगा। अभी इससे है क्या ये चीज़, और ये है क्यों ऐसा शेप ऑफ द अर्थ। लेकिन कैसा हो अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक्चुअल में जो शेप ऑफ द अर्थ है ना तो सर्कुलर है और ना इस तरह का जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। शेप ऑफ द अर्थ कुछ इस तरह का होता है, अर्थ का शेप इस तरह का होता है, ऊबड़ खाबड़ टाइप, जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। कहीं पे हमें बंप नजर आ रहे हैं, कहीं पे डिप्रेशंस नजर आ रहे हैं, गड्ढे नजर आ रहे हैं, कहीं फिर से बंप नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इतनी प्लेन, इतनी स्मूथ तो है नहीं हमारी अर्थ। जहाँ पे मान लो प्लेट्यू है, जहाँ पे माउंटेन्स हैं, तो वहाँ पे हमारी अर्थ उठी हुई होगी, और जहाँ पे लेक्स हैं, इस तरह के डिप्रेशंस हैं, तो वहाँ पे अंदर की तरफ हमें घुसी हुई प्रतीत होगी जो हमारी अर्थ है, कि अंदर की तरफ वो मतलब कि घुसी हुई है। तो हम करते क्या है, हम एवरेज ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे उठा हुआ, आप एवरेज में आप क्या करते हो, जैसे कि आपने मैथ्स में सीखा होगा इस चीज़ को, कि अगर 3 है, ठीक है, 8 है, 11 है, 2 है, 5 है, 20 है, तो अगर मुझे इसका एवरेज निकालना है तो क्या करते हैं, ठीक है। आपने सीखा होगा कि भाई मान लो कि 11 एवरेज है या फिर मान लो 10 एवरेज है, कोई या तो इनमें से मान लो फिर इनमें से नहीं, तो होगा क्या, जो सबसे छोटा नंबर है फॉर श्योर वो एवरेज में उससे बड़ी वैल्यू निकलेगी, और जो सबसे बड़ा नंबर है उससे छोटा हमें मिलेगा। तो वही करते हैं, जो बढ़ा हुआ है उसको थोड़ा सा वो अंदर चला जाएगा, जो अंदर है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। एवरेज में अगर हम बात करें तो हम एवरेज निकाल लेते हैं। हमारी अर्थ कुछ इस तरह की है, जो ये बाहर की लाइन आपको दिख रही है, एक्चुअली में कुछ इस तरह की ऊबड़ खाबड़, लेकिन हम एवरेज निकाल के उसको कुछ इस तरह का बना देते हैं, जो यहाँ पे रेड लाइन से हमें शो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये परफेक्ट ऐसा लग रहा है कि कितना स्मूथ सर्फेस है, इतना स्मूथ सर्फेस होता नहीं है वो, ठीक है। वो हम एवरेज ड्रॉ करते हैं। अब इस पर्टिकुलर शेप को हम एक नाम देते हैं, उसको बोलते हैं जियोइड शेप, या फिर इसी को बोल देते हैं ऑब्लेट स्फीरॉइड। जियोइड या फिर ऑब्लेट स्फीरॉइड। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों जो हमारी अर्थ है वो जियोइड शेप की है। लेकिन बिफोर दैट ये जियोइड शेप क्या होता है, स्फेरिकल लग रही ना हमें, गोलार्ध की तरह, ठीक है। सर्कुलर नहीं है, एग्जैक्टली गोल नहीं है, लेकिन स्फीयर की तरह तो लग रही है। तो फिर भी इसको हम क्यों नहीं बोलते हैं कि ये स्फीयर की तरह लगती है, बल्कि इसको हम बोलते हैं जियोइड या फिर ऑब्लेट स्फीरॉइड शेप की लगती है, क्योंकि ये अर्थ का इसका यूनिक शेप है। ये स्फीयर की तरह भी नहीं है, बिकॉज स्फीयर में क्या होता है, स्फीयर में आप वही अगेन सेंटर से, सॉरी फॉर दैट नॉइज, तो सेंटर से कहीं पे भी आप लाइन खींचेंगे स्फीयर के सर्कमफरेंस पे, तो वो लाइन इक्वल डिस्टेंसेस की हमें मिलेंगी, जैसे कि सर्कल में होता है। लेकिन इसमें क्या है, ये जो हमारी अर्थ का शेप है, अगर आप ध्यान से देखें या तो इस फिगर में आप देख लें जो हमने रेड से ड्रॉ किया, ये सेंटर में बल्ज्ड है। सेंटर में बल्ज्ड है, इसका मतलब है फूली हुई है, और पोल्स पे, ध्रुवों पे ये फ्लैट होती है। तो जियोइड शेप होता क्या है, लिटिल फ्लैट फ्रॉम टॉप एंड बॉटम एंड बल्ज्ड एट दी सेंटर, और बल्ज्ड एट दी, चलो सेंटर भी यूज करो, इक्वेटर टर्म का भी मैं यूज कर नहीं रहा हूं, कंसीडरिंग कि आपको इक्वेटर नहीं पता कि इक्वेटर क्या होता है। रीजन क्या है इसके पीछे का, रीजन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हिंदी में बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है लगता क्यों है, क्योंकि अर्थ हमारी रोटेट कर रही है। तो अब यहीं से हम रोटेशन रेवोल्यूशन आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए रोटेशन जो हमारी, इतना तो आपको पता होगा कि जो हमारी पृथ्वी वो घूर्णन कर रही है, रोटेट कर रही है, जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल एक स्यूडो फोर्स होता है। स्यूडो फोर्स का मतलब है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, उसको हम कंसीडर करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए। सेंट्रीपिटल होता है अपकेंद्रीय, जो अंदर की तरफ लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है। उस बाहर की फोर्स की वजह से, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कुछ ऐसा स्फेरिकल लें, या फिर आप मान लेते हैं जैसे पानी हो, ठीक है, पानी है बकेट में, आपने एक्टिविटी करी होगी, आपने खूब जोर से पानी को कभी ना कभी घुमाया होगा, तो पानी ऊपर की तरफ ऐसे छलांग मार देता है, ऊपर की तरफ आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो इधर इधर साइड में जा नहीं सकता है। अगर वो आपका जो बकेट है वो इलास्टिक, इतना इलास्टिक होता कि मतलब जैसे प्लास्टिक का बना होता, तो ऑब्वियस सी बात है वो बल्ज करता, बाहर की तरफ निकलता। जैसे कि हमारी अर्थ क्योंकि रोटेट करती है, बहुत जोर का घूर्णन करती है, उसके रोटेशन की वजह से ये बल्ज हो जाती है। कहाँ पे? सेंटर में। और ये यहाँ पे क्योंकि सेंटर की तरफ ग्रेविटी लगती है, तो उस ग्रेविटी की वजह से नॉर्थ और साउथ में, जिनको हम पोल्स बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, यहाँ पे ये फ्लैट हो जाती है। तो ये एक यूनिक शेप होता है, इसलिए हमने स्फीयर ना बोल के जियोइड या फिर ऑब्लेट स्फीरॉइड बोला। तो इसीलिए
अगर आपसे कभी पूछ ले कि ये इसका पोलर सर्कमफ्रेंस ज्यादा होता है या फिर इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस, पोलर सर्कमफ्रेंस का मतलब है ये वाला, ये जो पूरा सर्कमफ्रेंस तो आप जानते ही है ना, तो सर्कमफ्रेंस पोलर वाला ये वाला हो गया, और अगर मैं बात करूं ये वाला हो जाएगा आपका इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस। तो बड़ा कौन सा होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ऑब्वियसली बात है, ये वाला जो एरिया आप कवर करोगे वो बड़ा होगा, ये वाली डिस्टेंस बड़ी होगी, लेकिन ये वाली जो डिस्टेंस आप ट्रैवल करोगे दैट विल बी लेसर। रीजन अगेन सेम, क्योंकि बल्ज है सेंटर पे हमारी जो अर्थ है एंड फ्लैटेंड एट द पोल्स, ध्रुवों पे फ्लैट है, सिंपल। रेडियस ऑफ द अर्थ अगेन, अब क्या ये वैल्यूज याद रखनी है? नहीं, वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा रफ आइडिया रख लो, 40,000 के समथिंग है ये, राइट। और ध्यान रखना यहाँ पे तो ये आपको इस तरह से दिख रहा है, बट ये 70 होगा यहाँ पे, 70, ठीक है, यहाँ पे सेम है ना, 70 होगा यहाँ पे। देन हम वही सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा, ये सेंटर है मान लो अर्थ का, और इक्वेटोरियल रेडियस, कल हम लोगों ने देखा था रेडियस ऑफ अर्थ, याद आ रहा है आपको? ये वैल्यू मैंने आपको बताई थी 6371 किलोमीटर्स, ये वैल्यू बताई थी, ये मीन रेडियस है, एवरेज रेडियस है। लेकिन अगर हम ये वाली रेडियस कंसीडर करें इसको इक्वेटोरियल बोलेंगे, ये वाली कंसीडर करें इसको पोलर बोलेंगे। रीजन साफ है, क्यों? क्योंकि हम सर्कल में किसी भी पॉइंट में सर्कमफ्रेंस पे खींचते हैं, सबको रेडियस बोलते हैं, ऐसे रेडियस के अलग अलग नाम नहीं होते, इक्वेटोरियल और पोलर ये सब, क्योंकि यहाँ पे सेंटर पे बल्ज है हमारी अर्थ, इसलिए इसको हम इक्वेटोरियल रेडियस बोलते हैं, क्योंकि इक्वेटर है, सेंटर पे भी इक्वेटर वगैरह पढ़ेंगे क्या होते हैं इक्वेटर पोल्स। लेकिन इसी वजह से ये वाली जो डिस्टेंस होगी इस वाली डिस्टेंस से बड़ी होगी, यानी इक्वेटोरियल रेडियस, भूमध्य रेखीय जो त्रिज्या है वो ध्रुवीय त्रिज्या से बड़ी होगी। रीजन अगेन सेम। नाउ कमिंग ऑन टू द इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस, जो हमारी पृथ्वी है, कल हम लोगों ने देखा था, इस चीज को कि पृथ्वी हमारी झुकी हुई है। अब क्यों झुकी हुई है इसके पीछे का भी रीजन है, लेकिन एक चीज जो कल के लेक्चर में आपको नोट कर लेनी है, दैट इज कि जो यूरेनस है हमारा, अरुण जो ग्रह है, यूरेनस प्लैनेट है, इसको हम रोलिंग प्लैनेट की संज्ञा देते हैं, इसको हम रोलिंग प्लैनेट बोलते हैं। रीजन उसका क्या है? रीजन इसका ये है कि यूरेनस जो है हमारा तकरीबन 90 डिग्री टिल्टेड है, तो ऐसा लगता है ये अपने ऑर्बिट में रोल कर रहा है, जैसे कि हमारी अर्थ 23.5 डिग्री टिल्टेड है, सीधी नहीं है हमारी अर्थ, झुकी हुई है। क्वेश्चन ये कभी नहीं पूछेगा कि क्यों झुकी हुई है, रीजन इसका है क्योंकि अभी तक इसको लेकर क्लियर हाइपोथेसिस आई ही नहीं है। ये माना जाता है कि जब ये बनी थी तो कोई एस्टेरॉइड हो सकता है इसे टकराया होगा, जो डेब्री का मतलब अवशेष टकराया होगा, जिसकी वजह से इसका इंक्लिनेशन हो गया। ऐसे ऑलमोस्ट सारे प्लैनेट का इंक्लिनेशन है, जैसे यूरेनस का 90 डिग्री से भी ज्यादा है, इसीलिए ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे रोल कर रहा हो, तो इसलिए इसको रोलिंग प्लैनेट बोलते हैं। है कितना वो इंपॉर्टेंट है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री टिल्ट है, ठीक है, अपने एक्सिस से। ये है इसकी एक्सिस, ये है इसकी क्या एक्सिस, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं अक्ष, ठीक है, इसको बोल सकते हैं अक्षीय झुकाव। एक्सियल इंक्लिनेशन का मतलब हो जाएगा अक्षीय झुकाव, यानी कि अपने अक्ष पे कितनी ज्यादा झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब ये एक्सिस क्या होती है? एक्सिस वो लाइन होती है, हाइपोथेटिकली जो हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल लाइन है, मतलब कि एक्चुअल में कहीं लाइन नहीं है, लेकिन हम ड्रॉ कर देते हैं कि भाई ये वो लाइन है जिसके अराउंड इस तरह से हमारी पृथ्वी घूम रही है, घूर्णन कर रही है, रोटेट कर रही है इस लाइन के अराउंड। जैसे कि मान लो ये आप हो, ठीक है, मान लो ये आप नहीं हो, ये वो है, ठीक है, ये आप हो, ऐसे 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 ऐसे, तो ये क्या, ये हो गई, ये सेंटर ऑफ एक्सिस हो गई आपकी, ठीक है, एक्सियल, इनके अराउंड आप रोटेट कर रहे हैं, समझ गए, गुलाब लेके। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका क्या, एक्सिस, और एक्सिस से 23.5 डिग्री का इंक्लिनेशन हो गया, ये पूरा 90 डिग्री होगा, ये पूरा 90 डिग्री होगा, ये 23.5 डिग्री, तो बचा कितना, 66.5 डिग्री। ये 66 यानी 66.5 डिग्री है क्या? ये कुछ और नहीं बल्कि ये जो प्लेन है ना, प्लेन ऑर्बिटल प्लेन से कितना इंक्लिनेशन। अभी प्लेन क्या है, रोटेशन रेवोल्यूशन भी आगे पढ़ेंगे, रोटेशन ये होता है, रेवोल्यूशन ये होता है, ठीक है। तो रोटेशन जिस लाइन के अराउंड करती है अर्थ उसको बोलते हैं उसकी एक्सिस, तो एक्सिस से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जिस प्लेन के अराउंड 3D फिगर में अगर हम देखें तो जिस प्लेन के अराउंड ये अर्थ रेवोल्यूशन करती है, परिक्रमण करती है, किसका, सूरज का, उस प्लेन को हम बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन, और उससे 66.5 डिग्री हमारी अर्थ जो है झुकी हुई, इसको कक्षीय झुकाव बोलते हैं, कक्षीय झुकाव। तो एक्सियल इंक्लिनेशन 23.5 डिग्री, ऑर्बिटल 66.5 डिग्री। नाउ कमिंग ऑन टू द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। आई होप ये वाले जो कॉन्सेप्ट है जो अभी हम लोगों ने पढ़े वो आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ पे, इसको हिंदी में घूर्णन बोलते हैं। अर्थ का रोटेशन ये देखो, पहले इस तरह से हमारी अर्थ रोटेट करती है, ये क्या हो गई, इसकी एक्सिस हो गई, सिंपल, और उसके अराउंड ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से, ठीक है, और इसको बोलते हैं अर्थ का रोटेशन। ये ऊपर हो जाता है नॉर्थ पोल और ये हो जाता है साउथ पोल, ठीक है। तो ये एक्सिस है, और रोटेशन की डेफिनेशन है स्पिनिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस, यानी अपनी अक्ष पे जो घूम रही है उसको बोलते हैं। और एक रोटेशन, एक चक्कर हम बोल सकते हैं। रोटेशन का मतलब ये है कि अपना एक चक्कर पृथ्वी का पूरा करती है, सन के अराउंड नहीं, यहां से स्टार्ट करी फिर से अब यहां पे आ जाएगी, उसको बोलते हैं एक रोटेशन। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का एग्जैक्ट टाइम लगता है, 23 आवर्स एंड 56 मिनट, यानी कि हम ये बोल सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं इस लेक्चर को पढ़ने के बाद तो कि एक्जैक्टली 24 आवर्स का एक दिन नहीं होता है, 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स का होता है। अभी भी 4 मिनट बच गए और ये 4 मिनट यूटिलाइज होंगे अभी आगे, देखिएगा। डायरेक्शन क्या होता है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन होता है, पश्चिम से पूर्व होता है। कौन से दो ऐसे ग्रह हैं, प्लैनेट हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, यानी कि ये जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट हुआ इसको हम एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज बोलेंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में। लेकिन दो ऐसे प्लैनेट हैं, दो ऐसे ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, कल मैंने आपको बताया था कि किस प्लैनेट का रोटेशन का जो पीरियड होता है, घूर्णन का जो समय होता है वो सबसे कम होता है, लीस्ट होता है। मैंने ज्यादा वाला बताया था कि नहीं, पता नहीं बताया था कि नहीं, लेकिन अभी चलो बता देंगे। लेकिन बताइए, लीस्ट तो पता ही होगा, क्लॉकवाइज हमारे कौन है, वीनस एंड यूरेनस, ठीक। लीस्ट में मैंने क्या बताया था आपको, जुपिटर, यानी कि जो हमारा बृहस्पति है, सबसे बड़ा प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का, वो उसका सबसे कम टाइम है रोटेशन का। अब कुछ लोगों ने मरकरी लिख दिया होगा, यानी कि जो बुध होता है हमारा, हाँ बुध होता है, हाँ मरकरी, लेकिन मरकरी आंसर नहीं है। मरकरी रेवोल्यूशन में आएगा, भी फास्टेस्ट रेवोल्यूशन का पीरियड, नहीं कि सूर्य के अराउंड वो एक चक्कर सबसे जल्दी लगा लेता है, लेकिन अपनी एक्सिस पे सबसे जल्दी चक्कर जुपिटर यानी कि बृहस्पति लगाता है, और सबसे ज्यादा टाइम, और कितना टाइम लेता है, रफली 10 घंटे का। हम 24 घंटे का लेते हैं ना रफली, वो 10 घंटे का रफली लेता है। लार्जेस्ट की अगर बात करें यानी सबसे ज्यादा टाइम ये वीनस यानी कि शुक्र लेता है, 243 दिन में अपना एक रोटेशन पूरा करते हैं वीनस जी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, रेवोल्यूशन देखते हैं। रेवोल्यूशन को बोलते हैं हिंदी में परिक्रमण।
परिक्रमण बोलते हैं इसको हिंदी में। अब परिक्रमण भी देख लीजिए, ये हो गया परिक्रमण हमारा। इस सूर्य के अराउंड जो हमारा अर्थ घूम रहा है इसको परिक्रमण बोलते हैं, यानी कि रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, सूर्य के अराउंड जो, और ये किस तरह का पाथ है, ये जो रास्ता है, ये पाथ है, ये किस तरह का है, किस शेप का है। याद करिए केपलर का पहला लॉ कि ये जितने भी प्लैनेट है, नॉट ओनली द अर्थ, जितने भी प्लैनेट है सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट, ऑर्बिट का मतलब होता है पाथ या फिर रास्ता, जिस रास्ते में ये घूम रहे हैं, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। इसको दीर्घ वृत्ताकार बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार। क्लियर। अब थोड़ा रेवोल्यूशन के बारे में समझ लेते हैं। समझ तो आप क्या होता क्या है, लेकिन कितने टाइम में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है? तो 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9 सेकंड। वहां पे क्या था, 23 घंटे 56 मिनट, जो 4 सेकंड बच रहे थे ना, वो 4 सेकंड हर दिन मिल के 6 घंटे बन जाते हैं एक साल में, रफली 6 घंटे और 9 मिनट। इसको आप अभी एकदम इग्नोर मारो, ठीक है, जैसे वो आपको मार रही है। ठीक है, तो 6 घंटे आप इसको ये कंसीडर करो। अब ये 6 घंटे 4 साल में 24 घंटे बन जाएंगे, 24 आवर्स। और यहां पे कॉन्सेप्ट निकल के आता है लीप वर्ष का, यानी लीप ईयर का, जो कि ये पर्टिकुलर ईयर है 2024। यहाँ पे फरवरी में हमें 29 डेज देखने को मिलेंगे रादर देन 28 डेज। वो एक एक्स्ट्रा डे यहीं से निकल के आता है। एक तो जो 4 मिनट हम एक्स्ट्रा जोड़ते रहते हैं, ठीक है, वो 4 मिनट एक्स्ट्रा नहीं होते हैं, ठीक है, तो उससे 6 घंटे बनकर 6 घंटे टोटल 4 साल में 24 घंटे बन जाते हैं, यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है। यानी ये वाला साल, यानी हर 4 साल में, यानी कि जैसे कि 2020 इससे पहले, अब 2024 में आपको मिल रहे हैं एक एक्स्ट्रा दिन, है ना, तो एक एक्स्ट्रा दिन आप वेस्ट कर सकते हैं। तो 366 दिन होंगे ऐसे, 2028, 2032 एंड सो ऑन। ऑर्बिटल स्पीड इतनी होती है, इस गति से घूमती है अर्थ सन के अराउंड 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। मैक्सिमम किसकी होती है? मरकरी की। 88 दिन में ही, 88 डेज में ही रफली अपना एक रेवोल्यूशन, एक परिक्रमण सन के अराउंड ये पूरा कर लेता है। और मिनिमम किसकी होती है? नेपच्यून। बहुत धीरे धीरे, जरा कमेंट बताइए, कल आपको बताया था कि कितने टाइम में, तो रफली 165 साल में ये भाई साहब नेपच्यून जी सन का एक परिक्रमण पूरा करते हैं, सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं इन दी इलिप्टिकल ऑर्बिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉजेज ऑफ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन की, रोटेशन रेवोल्यूशन से होता क्या है? तो रोटेशन से होता है डे एंड नाइट, दिन और रात होते हैं। एंड रेवोल्यूशन से होते हैं सीजन्स, यानी कि ऋतुएं होती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि डे एंड नाइट रोटेशन की वजह से ही होते हैं, लेकिन सीजन्स रेवोल्यूशन की वजह से होते तो हैं, लेकिन सिर्फ रेवोल्यूशन की वजह से नहीं होते हैं। इसमें रेवोल्यूशन प्लस अर्थ का जो इंक्लिनेशन है, अर्थ का जो टिल्ट है, अर्थ का जो झुकाव है, वो बहुत 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 बड़ा रोल प्ले करता है, जिसको भी हम आगे समझेंगे। लेकिन अभी के लिए रोटेशन से डे नाइट कैसा होता है समझाने की जरूरत है नहीं, ठीक है, कि जैसे ये मान लो कि ये अभी रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो जहां पे अर्थ की रोशनी, सॉरी सन की रोशनी पड़ रही है, जो यहाँ पे आप लाइटेड इल्यूमिनेटेड पार्ट देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे दिन होगा, जो पीछे वाला पार्ट है यहाँ पे रात होगा, ठीक है। जब ये आगे आ जाएगा तो यहाँ पे रात होगा, और यहाँ पे दिन होगा, और यहाँ पे फिर रात होगा जब पीछे चला जाएगा। अभी हम ये भी पढ़ेंगे कि ये वाले जो इलाके होते हैं, यहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात होते हैं, जो ध्रुव के पास होते हैं, वो तुम इसी फिगर में समझ सकते हो। वैसे तो आगे बताएंगे, लेकिन तुम इस फिगर में समझो। बार बार मुझे पीछे करना पड़ता है इसको, कि अभी इस चीज को ऑब्जर्व करना, तुम इस पॉइंट को ले लेना और इस पॉइंट को ले लेना, तुम देखना पूरी घूम जाएगी अर्थ, लेकिन इसमें कभी उजेला नहीं होगा, कभी उजेला नहीं होगा चाहे जितना घूम ले। और ये वाला जो पॉइंट है, इस पर कभी अंधेला नहीं होगा चाहे जितना घूम ले, ठीक है। घूम के ये डार्क फेस में नहीं जा सकता, घूम के ये यहीं पर रहेगा डार्क फेस में, देखना हो रहा है ऐसा। ये पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट पीछे गया होगा तो इसको अंधेला मिला होगा, ये पॉइंट जब आगे आएगा तो उसको उजाला मिलेगा। लेकिन ये इसमें हमेशा तो नहीं, 6 महीने रात रहती है और यहाँ 6 महीने दिन रहता है। 6 महीने क्यों रहता है, 12 महीने क्यों नहीं रहता, वो भी आप आगे समझेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज क्लियर कि रोटेशन की वजह से, यानी कि घूर्णन की वजह से दिन और रात, और परिक्रमण की वजह से ऋतुएं होती हैं। लेकिन सिर्फ परिक्रमण इसमें नहीं, इसमें टिल्ट भी काम करता है। अब आते हैं डिस्टेंस फ्रॉम दी सन। जो हमारा अर्थ है वो सन के अराउंड इस तरह से रिवॉल्व करती है कि उसकी डिस्टेंसेस अलग अलग निकल के आती हैं। यहाँ पे वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे होता है सन का, और यहाँ पे देखना सबसे फार्देस्ट डिस्टेंस पे होता है, सबसे दूर होता है। क्लियर है? आई अगेन रिपीट कि जब हमारी अर्थ सन के अराउंड रेवोल्यूशन करती है तो सारे पॉइंट पे इक्वल डिस्टेंस नहीं होती है। एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा दिन आता है, एक ऐसा दिन आता है साल में जब वो सूर्य के सबसे नजदीक होती है, और एक ऐसा दिन आता है जब सबसे दूर होती है। वो यहाँ पे देख सकते हैं 147 मिलियन का डिस्टेंस रहता है सन और अर्थ के बीच में, क्लोजेस्ट है ये, और सबसे फार्देस्ट है 152 मिलियन किलोमीटर्स का। जो सबसे पास में आ जाती है हमारी अर्थ सन के, तो उसको पेरीहीलियन बोलते हैं, हिंदी में उपसौर। पी से पास और पी से पेरीहीलियन, और उसका दूसरा वाला एपीहीलियन, जब सबसे दूर होती है। तो वो डेट कौन सी है, वो शुभ दिन कौन सा है? तो जब नियरेस्ट होती है हमारी अर्थ सन के, तो वो है 3 जनवरी, 3 जनवरी। और जब सबसे दूर होती है हमारी अर्थ सन के, वो है 4 जुलाई। अब आपके दिमाग में ये इस पे फिगर पे ज्यादा फोकस मत करिए, यहाँ पे फोकस करिए, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में एक डाउट आया होगा कि 3 जनवरी को जब सबसे पास होती है अर्थ सन के, तो गर्मी पड़नी चाहिए एकदम चमक के, और 4 जुलाई को इतना दूर होता है तो ठंडी पड़नी चाहिए एकदम कटकटा के, है ना, हड्डी तोड़ सर्दी। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा इसलिए नहीं होता है, अभी आप आगे जब आप थोड़ा सा मैं फिर से और समझाऊंगा तो क्लियरली समझ में आएगा। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि मैं ये बोल सकता हूँ कि हम इंडियंस के लिए तो ठीक है 3 जनवरी के टाइम पे मतलब ठंडी पड़ती है, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे ना, भीषण गर्मी पड़ती है, भीषण। तो मैं अभी के लिए सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ कि अर्थ का मतलब इंडिया नहीं होता है, ठीक है। अर्थ में डिफरेंट प्लेसेस होती हैं। अभी सिंपल अगर आप मतलब अभी समझना चाहें तो अर्थ, क्योंकि चलो अभी आगे समझना, मैं समझाऊंगा, अभी बस डेट याद कर लो, आगे समझ में आएगा, ठीक है। ये होता है पेरीहिलियन और एपीहिलियन, क्लियर। अब आते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पे। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पहले समझना जरूरी है, देन मैं आपको सीजन वाले कॉन्सेप्ट पे लेके जाऊंगा, क्योंकि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जब अच्छे समझ में आएगा तभी वो और क्या जैसे। वैसे तो बिना लॉन्गिट्यूड के भी आप सीजन समझ सकते हो, लेकिन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को एक साथ यहाँ पे हम कर लेंगे। आई होप यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा। रजनीश, कुछ लोगों ने सही सन ग्रे गेट रिफ्लेक्टेड, नहीं रिफ्लेक्शन को कुछ नहीं प्रदीप भैया, रिफ्लेक्शन का कुछ नहीं यहाँ पे रोल, वो इंक्लिनेशन का रोल है यहाँ पे, वो आप आगे समझेंगे। तो अब आते हैं अक्षांश पे। अक्षांश और देशांतर, देखिए ये हम पढ़ने वाले इमेजिनरी लाइंस, मैं पहले ही बता दूं, हम पढ़ने वाले इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखाओं के बारे में, है ना। इतनी चीज़ों की आप कल्पना करते हैं, इसकी भी कल्पना कर लीजिए कि हमारे अर्थ में इस तरह की लाइन्स हम ड्रॉ कर लेते हैं अपनी सहूलियत के लिए। इस तरह की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सिर्फ इसी तरह की लाइन नहीं होती है, और भी तरह की लाइन होती है ऐसी,
वो जो भी पहले रेड कलर से ड्रॉ करी थी वो तो हॉरिजॉन्टल थी, क्षैतिज रेखाएं जिनको बोलते हैं, और ये कैसी है, वर्टिकल है। क्लियर। तो ये लाइन पहली बात तो ड्रॉ क्यों करते हैं, क्यों बनाते हैं, इनको पहले बता दूं। जो रेड वाली लाइन है इनको लैटिट्यूड बोलते हैं, क्योंकि लेटी हुई है ना, तो लैटिट्यूड हो गई, हिंदी में अक्षांश बोलते हैं। और ये जो हरी हरी लाइन है, ग्रीन लाइन से, इनको देशांतर बोलते हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूड। हमारे ज्योग्राफी वाले सर हुआ करते थे वो लॉन्जी बोलते थे, लॉन्जी। ठीक है, मैंने तो लॉन्जी बस उन्हीं की मुझे सुना है, ठीक है, तो इसीलिए मुझे तो लगता है कि वही गलत है, मैं गलत नहीं हूँ, है ना। अभी तो मुझे लगता है हो सकता है लॉन्जी बोलते हो, लेकिन जितने लोग ने मुझे सुना तो लॉन्जी सुना है। तो खैर, ऑल रिस्पेक्ट टू टीचर, ऑल रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफी टीचर, लेकिन मारते बड़ा कर रहे थे। हमारे स्कूल के जितने भी टीचर थे, मतलब सब का मारने का स्टाइल अलग अलग था और कायदे की मार पड़ती थी एकदम। ठीक है, खैर लॉन्जिट्यूड पे आते हैं। तो लॉन्जिट्यूड क्या होती है, ये वर्टिकल लाइन्स होती हैं। ड्रॉ क्यों करते हैं, क्वेश्चन ये आता है। ड्रॉ इसलिए करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब तुमसे पूछें, तुमसे वो, ठीक है, उसका मन मान लो चेंज हो गया, ठीक है, काफ़ी पीछे पड़े रहे, काफ़ी उसने बेइज्जती करी तुम्हारी, ठीक है, लेकिन जब बेइज्जती करी तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया कि यार बंदा तो सही है। तो उसने बोला कि बताओ कहाँ पे हो, तो कहाँ पे उसने पूछा, अब तुम बोलोगे यहीं पे है, तो फिर उसका जाना तय है अब, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा ये जवाब सुन के यहीं पे, अरे यहीं पे क्या, कोई लोकेशन बताओगे ना तुम कि भाई मजनू के टीले के पीछे, या फिर या फिर मान लो कि एक बेरी का पेड़ है, तो ऐसे करके आप रेफरेंस दोगे कुछ। तो बस रेफरेंस देने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को ड्रॉ करते हैं, रेफरेंस देने के लिए। जैसे कि अगर मैं इस पॉइंट पे हूं तो मैं क्या बोलूंगा, ये मान लो कि 66.5 डिग्री का नॉर्थ का लैटिट्यूड है, देश क्या है, अक्षांश है, और ये है कोई मान लो कि 66.5 डिग्री ईस्ट का देशांतर है, तो मैं बोलूंगा 66.5 डिग्री लैटिट्यूड ले लो और 66.5 डिग्री का ये ले लो लॉन्गिट्यूड, और जहां मिल रहे हो वहीं आ जाओ, ये पॉइंट हो जाएगा। तो रेफरेंस के लिए, एक पॉइंट की किसी लोकेशन बताने के लिए हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को ड्रॉ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड के बारे में, अक्षांश के बारे में। अक्षांश क्या है, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस है जो ईस्ट से वेस्ट चल रही हैं। ये एंगुलर डिस्टेंस, और इसको रुक जाओ, इस पे फोकस मत करना, ठीक है, नहीं कंफ्यूजन होगा, इसको हम समझा दूंगा। एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर, 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड बराबर होता है 111 किलोमीटर, टोटल 181 है। देखो ये मैंने ड्रॉ कर ली, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया अर्थ, ठीक है। अब ध्यान से समझना कि पहला पॉइंट क्या है, 1 डिग्री लैटिट्यूड के बराबर बीच में, मतलब 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, टोटल 181 लैटिट्यूड है। देखिए जो एकदम सेंटर से पास हो रहा होगा लैटिट्यूड अक्षांश, उसको 0 डिग्री बोलते हैं, ठीक है, 0 डिग्री। ऐसे 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 सो ऑन, ऐसे करते 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 पता है हम कहाँ तक पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे 90 डिग्री तक। ऐसे नीचे भी जाएंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 5 6 7 8 9 ऐसे जाएंगे, हम पहुंचेंगे 90 डिग्री तक। ठीक, तो कितने टोटल लैटिट्यूड्स हो गए, अक्षांश हो गए, 90 इधर, 90 इधर, और एक ये 0 डिग्री तो आपने जोड़ा ही नहीं, तो 90 + 90 + 1 181 लैटिट्यूड हो गए हमारे। कई बार पूछ लेता है लैटिट्यूडनल सर्कल कितने हुए, लैटिट्यूडनल सर्कल कितने हुए, तो उत्तर 179 निकल के आता है, 179। रीजन, जो लैटिट्यूड है ना, ये लाइंस नहीं है, ये सर्कल है, हैं? अभी तो लाइंस बोल रहे थे, वो बस समझाने के लिए, लेकिन आप खुद समझिए, ये जो इस तरह से लाइन जा रही हो, पीछे भी तो जा रही होगी, ऐसे करके पूरा सर्कल बनाएगी, ये जो है पीछे जा रही है सर्कल बनाएगी, यानी कि इस तरह के ये सर्कल है, सबसे बड़ा सर्कल एकदम सेंटर पे, इस तरह के सर्कल्स हैं जो सामने से 2D फिगर में लाइन लगती हैं, लेकिन ये सर्कल यहाँ पे 90 डिग्री ऊपर, 90 डिग्री वाले नीचे पे पॉइंट बन जाएंगे, ऐसे ये सब इक्वेटर पे अभी सेंटर पे ऐसे 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 छोटा होगा और ये पॉइंट बन जाएगा, ये सर्कल तो रहा नहीं, ऐसे नीचे भी, यानी 2 पॉइंट हटा देना है, सर्कल लैटिट्यूडनल सर्कल बन जाएगा। क्लियर। अब एक चीज को समझो, और एक चीज, हाँ वैसे तो अभी मैं आगे बताऊंगा इस चीज को, लेकिन अभी समझ लो, ये जो 0 डिग्री का है ना, इसको इक्वेटर बोलते हैं, आगे हम देखेंगे, भूमध्य रेखा, ये पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। अगेन दीज आर इमेजिनरी लाइंस, कहीं पे आपको दिखेंगे नहीं, देखो देखो इक्वेटर जा रही है, वो देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, पकड़ लो उसको, ऐसा नहीं, ठीक है। इक्वेटर जो है पूरे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। क्यों डिवाइड करती है, अब मान लो ये 5 डिग्री, उसने बोला कहां पे हो, तुमने बोला 5 डिग्री में, 5 डिग्री तो ऊपर भी हो सकता है, 5 डिग्री नीचे भी हो सकता है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा नॉर्थ के साउथ, यानी कि इसके ऊपर वाले जितने भी लैटिट्यूड है वहां पे आप एन का यूज करते हो, एन वहां पे दर्शाता है नॉर्थ को, यानी हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, और जब ऐसा यहाँ पे इसका मतलब है साउथ, यानी सदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि जो हमारा भूमध्य रेखा है, इक्वेटर को हिंदी में भूमध्य रेखा बोलते हैं, फिर विषुवत रेखा, ये पूरे इसको ऊपर वाले हिस्से को, मतलब पूरे पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक, अब आप दूसरी चीज पे, यहां पे चलो आपको समझा देते हैं, या तो चलो वहीं पे समझ लो अगर समझना है तो, यहां पे समझो, बिकॉज वहां पे थोड़ा सा चीजें वो हो जाएंगी ना। देखो ये है आपका 0 डिग्री का मान लो, ठीक है, ऐसे 1 डिग्री का होगा, ऐसे 2 डिग्री का होगा, 3 डिग्री का होगा, 4 5 6 7, ठीक, इन सब के बीच में डिस्टेंस सेम रहती है, इनकी खासियत है लैटिट्यूड की, कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो समान रहेगी, यानी हर डिग्री में 0 से 1 के बीच में जो डिस्टेंस होगी वही 1 और 2 के बीच में, वही 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में, 4 से 5 के बीच में, किसी भी 2 लैटिट्यूड को, सक्सेसिव लैटिट्यूड्स को ले लो, सक्सेसिव का मतलब है कि एक के बाद एक, जैसे कि अगर मैं 88 लूंगा तो उसके बाद 89 या फिर 87, तो उनके बीच में डिस्टेंस जो है मतलब 1 डिग्री का डिफरेंस, 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। क्लियर। कुछ महत्वपूर्ण लैटिट्यूड है, अक्षांश है, लैटिट्यूड्स को कौन इंपॉर्टेंट है, 0 डिग्री इक्वेटर तो तुम समझ गए, ये 23.5 डिग्री वाला है, इसको ये इंपॉर्टेंट है, ये 23.5 डिग्री वाला साउथ वाला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ साउथ आप समझ गए ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें ऐसा क्या, 23.5 में ऐसा क्या है, 23.5 में ऐसा क्या है जो 23 में नहीं है, फिर 24 में नहीं है। आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ, इसको अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं, नाम याद रखिएगा, इनके सारे नाम अब आगे यही यूज होंगे, तो आपको समझना है। अगर मैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोल रहा हूं, मकर रेखा, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा,
ठीक है, इसको आर्टिक व्रत और इसको एंटार्क्टिक व्रत बोलते हैं, तो पता होना चाहिए मैं किस लैटिट्यूड की बात कर रहा हूँ। लेकिन बात अगेन वही आती है कि ये 23.5 में ऐसा क्या है जो 23 22 से 24 में नहीं है, 66.5 में ऐसा क्या है। तो ऐसा ये है कि यहाँ पे आप एक देख पा रहे होंगे छोटा सा वीडियो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने देखा कि ये किस तरह से इंक्लाइंड हुआ और ये जो है यहाँ पे सन की डायरेक्ट रेस पड़ रही है। ऐसे ही सर्दियों के टाइम पे जैसे कि अभी तुमने देखा कि किस तरह से पृथ्वी घूम गई ना, ये देखो घूमी और यहाँ पे पड़ रही चमक के, ऐसे ही 6 महीने बाद इधर की ओर घूमती और यहाँ पड़ती चमक के। क्या यहाँ पड़ती है, क्योंकि ये सीधी नहीं है, ये जो अर्थ अब सही है, अब जो बना है टेढ़ा टेढ़ा, ये अब सही है, ये सही पोजीशन है अर्थ की, इंक्लाइंड है। इसलिए मैं वहां पे तो सीधे फिगर में ड्रॉ करने के लिए दिखा रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे कुछ ये होगा हमारा, जहाँ पे सन की डायरेक्ट रेस पड़ेंगे। यानी ये 2 पॉइंट ऐसी हैं, 2 लाइनें ऐसी हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जहां पे सन की डायरेक्ट रेस पड़ती हैं, डायरेक्ट सूर्य की किरणें पड़ती हैं। इसके बियॉन्ड इंक्लाइंड रेस पड़ती हैं, कभी डायरेक्ट रेस नहीं पड़ती हैं, तिरछी रेस पड़ती हैं यहाँ पे। यानी इसी वजह से ये वाला जो जोन है इसको टॉरिड जोन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे चमक के धूप पड़ती है, चमक के गर्मी पड़ती है, एकदम चमक जाओगे पूरी तरह से अगर यहाँ पे रहोगे तो। यहां पे क्या है, यहां पे इंक्लाइंड पड़ती हैं। अब इंक्लाइंड पड़ती हैं तो ऑब्वियस सी बात है सन को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा इन दी एटमॉस्फेयर टू रीच दी अर्थ। दैट इज वाई उतनी ज्यादा चमक के नहीं पड़ेंगे, उतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी, इसीलिए इसको टेम्परेट जोन बोल देते हैं। ऊपर वाले को नॉर्थ टेम्परेट, नीचे वाले को साउथ टेम्परेट। अभी तुमको दिखाया था कि ये वाला पॉइंट जब अर्थ घूम रही थी कि 6 महीने दिन और 6 महीने रात, ये है वो जगह फ्रिजिड जोन जिनको बोलते हैं, परमानेंटली फ्रोजन टाइप है ये। तो ये फ्रिजिड जोन क्या है, 6 महीने दिन और 6 महीने रात वाले, 66.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर और 66.5 डिग्री साउथ के नीचे 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहते हैं, इसलिए है ये इंपॉर्टेंट। क्लियर है यहां तक सभी को? ये आप देख सकते हैं। ओनली रीजन्स, ये आर्कटिक और अंटार्कटिक, ओनली रीजन्स दैट कैन एक्सपीरियंस 24 आवर, वो छोड़ दो, अभी हम देखेंगे, ठीक है, किस तरह 6 महीने दिन और 6 महीने रात, यानी 24 घंटे यहाँ पे लाइट या डार्क रहती है, 24 घंटे। जब यहाँ पे 6 महीने दिन का टाइम होता है ना, तो 24 घंटे यहाँ पे दिन रहता है। और ये क्या है, टॉरिड जोन है, यहाँ पे सन की डायरेक्ट रेस पड़ती है, यहाँ पे क्या इंक्लाइंड रेस पड़ती है, यहाँ पे इंक्लाइंड रेस पड़ती है, यहाँ पे तो 6 महीने तक पड़ती नहीं है, यहाँ पे भी, ठीक है। अब ये फंक्शंस क्या होते हैं, कहाँ पे यूज किया जाते हैं, बहुत जगह यूज किया जाते हैं, तुम्हें आगे पता चलेगा, अभी इसको स्किप कर दो, ठीक है। और एक चीज़, चलो अभी तो आगे चीज़ बताएंगे अभी कि रोटेशन के जैसे एक फोर्स जनरेट होता है, इसको कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं, बट अभी नहीं, आगे जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। चलिए, ये आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। तो लॉन्गिट्यूड पे आते हैं, अगर क्लियर है तो देशांतर पे। डोल्ड्रम भी बोलते हैं, वो आगे देखेंगे, अभी तो देख लो टॉरिड जोन और डोल्ड्रम भी यहीं पे होता है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, जब वो विंड्स पड़ेंगे ना तब बताऊंगा मैं डोल्ड्रम और ITCZ वगैरह। फिर लोग सोते, सोने के लिए बेड चाहिए ना, अपना बेड डालो और जैसे लाइट जल रही है अभी मान लो, ठीक है, कंबल मुंह से ओढ़ लो अंधेला हो जाएगा। जितने भी ना रोज डे गुलाब दिवस, रुक जाओ अभी तुमको खत्म होने तो फिर तुम्हारा करवाते हैं। ऑलराइट, हॉर्स लैटिट्यूड अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूड पे आते हैं, यानी देशांतर पे आते हैं, ठीक है। देशांतर क्या होते हैं, ये भी इमेजिनरी लाइंस होती हैं, लेकिन ये ऐसे वर्टिकल होती हैं, खड़ी हुई लाइन, ठीक है। जैसे लेटी हुई, लेटी से लेटीट्यूड हो गया और दूसरी वाली लॉन्गिट्यूड हो जाएंगी देशांतर। ये अगेन इमेजिनरी लाइंस है, वर्टिकल लाइंस है, रन करती हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। कैसे, ये है, ठीक है, ये नॉर्थ से साउथ पोल को कनेक्ट करती हैं, ऐसा लगता है जैसे नॉर्थ को साउथ पोल से कनेक्ट कर रही है, नॉर्थ से साउथ पोल को कनेक्ट कर रही है। ये और तुम्हारी इंक्लाइंड है, मैंने भी इंक्लाइंड ड्रॉ कर दिया है ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है एक दूसरे को, नॉर्थ पोल साउथ पोल को कनेक्ट कर रही है, जितनी भी लाइंस हैं। क्लियर, पहली चीज। डिस्टेंस फ्रॉम ईच लॉन्गिट्यूड वेरीज फ्रॉम पोल्स टुवर्ड्स द इक्वेटर, यानी कि इनके बीच की जो दूरी है वो समान यानी कि सेम नहीं रहती है, जो कि लैटिट्यूड में रहती है। लैटिट्यूड में 0 डिग्री 1 2 3 4 सब में बीच में डिस्टेंस सेम है, लेकिन यहाँ पे देखो ज्यादा डिस्टेंस है, कम हो गई और कम और कम और कम और कम और कम और कम, 0 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीच में यानी इक्वेटर में मैक्सिमम है डिस्टेंस लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, लेकिन पोल्स पे कितनी है, 0 है डिस्टेंस, क्योंकि पोल्स पे तो सब जाके मिल रहे हैं। इसका चलो मैं टॉप व्यू आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ऊपर से देखने में कैसे लगेंगे लॉन्गिट्यूड्स, ऊपर से देखने में तो ऐसे लगेंगे ना, हमको ऊपर से देखने में तो ऐसे लगेंगे ना, ऐसे तो लगेंगे ऊपर से देखेंगे अगर, तो हम टॉप का व्यू है ये, ठीक है, टॉप का व्यू है ये। तो ऊपर तो सब आके से मिल रहे हैं ना, ऐसे नीचे से भी ऐसे ही दिखेंगे, लेकिन अगर हम सामने से देखें तो सामने से कुछ ऐसे दिखेंगे, ठीक है। ड्राइंग तुम लोग को पता ही है हमारी कितनी, एकदम पिकासो भी फेल है हमारे सामने। अब ये ड्राइंग जो है ना, आज से कई सालों बाद कई $1 बिलियन में बिकेगी, ध्यान रखना। अभी तुम लोग मौज भले ले सकते हो इसकी, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे आप अगर एक चीज़ को देखो, ये हटा देते हैं, यहाँ पे अगर आप एक चीज़ को देखो सामने ऐसे दिख रही है, बट यहाँ पे सारी जाके क्लोज हो रही है, यानी कि डिस्टेंस 0 है। इनके बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम कहाँ पे होगी, इक्वेटर पे, और पोल्स पे जाने वक्त ये घटने लगेगी डिस्टेंस, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। बट मैक्सिमम कहाँ पे होती है, इक्वेटर पे, वो कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर्स ये होती है। और हर लैटिट्यूड के बीच में कितनी डिस्टेंस थी, वो भी 111 किलोमीटर्स ही थी, ठीक है। माइल्स में अगर इसको रफली कैलकुलेट करें तो आई थिंक 69.2 माइल समथिंग आना चाहिए, ठीक है। और टोटल लॉन्गिट्यूड कितने, लैटिट्यूड कितने थे, 181 थे ना, 181, ये 360 है, 360 है। कैसे समझाते हैं देखो, चलो यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये समझने के लिए कि कितने टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं। मान लेते हैं ये रेफरेंस लॉन्गिट्यूड है, ये रेफरेंस है, ठीक है। इसको पकड़ के इसी के एकदम सिमिलर ही पीछे भी होगा ऐसे कोई लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड ऐसे पीछे भी होगा। तो यहाँ से आप जब जाओगे ना, तो यहाँ से कितना आपको जाना पड़ेगा, टोटल 180 डिग्री आप घूमेंगे। यहाँ से जब आप जाएंगे तो आपको 180 डिग्री घूमना पड़ेगा, 180 डिग्री। क्लियर, तो कितने हो गए टोटल, 360। फिर आप बोलेंगे सर इसको तो जोड़ना भूल ही गए, हाँ तो 361 ना, 360 ही होंगे। ये बात बिल्कुल सही, इसको जोड़ना भूल गए तो एक जोड़ेंगे, लेकिन घटाएंगे भी। ये घटाएंगे क्यों, क्योंकि जब आप यहाँ से यहाँ पे गए तो जो आपको लॉन्गिट्यूड मिला वो 180 डिग्री नाम का एक लॉन्गिट्यूड था। जब आप यहाँ से गए तो भी तो वही मिला होगा, 180 डिग्री वाला ही, तो डबल काउंटिंग हो गई, डबल काउंटिंग हो गई। जैसे कि हम लोग जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी देखेंगे किस तरह से जीडीपी में डबल काउंटिंग कभी कभी हो जाती है, ठीक है। तो वो हम इकोनॉमिक्स के लिए छोड़ देते हैं, अभी इस पर फोकस करते हैं। तो आंसर कितना होगा, 360। या फिर ऐसे याद कर सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी अर्थ है वो
24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 360 लॉन्गिट्यूड्स हो जाएंगे हमारे। अब एंगुलर डिस्टेंस वाला एक कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ पे भी आपको देखा होगा एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम प्राइम मेरिडियन, जो मैंने पीछे छुड़वाया था, क्या एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर होता है, ठीक है। अब एंगुलर डिस्टेंस क्या होता है, तुम्हारे पास एक कंपास हुआ करता होगा, याद करो, जिसका तुमने यूज किया तो नहीं था, जैसे कंपास बॉक्स हुआ करता होगा, है ना, उसमें एक प्रोटेक्टर होता होगा, चांदा जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, चांदा जो होता था। तो एंगुलर डिस्टेंस का मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, जैसे कि चांदे को यहाँ पे रख दोगे तो इस तरह से होता था ना चांदा हमारा नहीं प्रोटेक्टर होता था। कंपास का तुम यूज़ काफ़ी अच्छे तरीके से करते थे उसके यूजेस पे मैं ज़्यादा डिटेल में घुसूंगा नहीं, लड़के ज़्यादा जानते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो यहाँ पे जैसे आप रखेंगे, ठीक है, तो कंपास को क्या करेगा, ये मतलब कि हमने इसको अर्थ को काट दिया बीच से, समझ लो, ठीक है, तो वो हमें कोई ना कोई एक डिग्री बता देगा, यही है, इसी को लॉन्गिट्यूड, इसी को लैटिट्यूड, जैसे यहाँ पे लैटिट्यूड को दर्शाया गया, ये इक्वेटर है, ठीक है, तो ये वाला जो लैटिट्यूड है यहाँ से पास होगा, इसको 15 डिग्री लैटिट्यूड बोलेंगे, इसको 30 डिग्री, इसको 45 डिग्री, तो इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्टेंस, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अभी आते हैं लॉन्गिट्यूड में इंपॉर्टेंट वाले कौन से। लैटिट्यूड इंपॉर्टेंट देख लिए, 0 डिग्री को इक्वेटर बोलते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा बोलते हैं, 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री साउथ एंटार्क्टिक सर्कल। लॉन्गिट्यूड्स कौन से इंपॉर्टेंट है, दो, प्राइम मेरिडियन एंड इंटरनेशनल डेट लाइन, इसको ग्रीन विच मीन टाइम इन शॉर्ट GMT भी बोलते हैं, ग्रीन विच मीन टाइम GMT इन शॉर्ट। और ग्रीनविच मीन टाइम क्यों बोलते हैं, बिकॉज ग्रीनविच नाम की एक जगह, एक लैबोरेटरी है इन दी यूनाइटेड किंगडम, उसके नाम पे। हिंदी में इसको अंतर्राष्ट्रीय, हिंदी नाम थोड़ा सा सभी लोग ध्यान से देखेंगे बिकॉज ये चीज़ काफ़ी क्लैरिफाई करेगा हिंदी नाम की इन दोनों में अंतर क्या है। अंतर्राष्ट्रीय इसको बोलते हैं समय रेखा, और इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। प्राइम मेरिडियन, ये जो यहां पे आप देख पा रहे हैं, ये रेड कलर से, ये है प्राइम मेरिडियन, ये प्राइम मेरिडियन है, स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल। इंटरनेशनल डेट लाइन एक जिगजैग लाइन है, ये स्ट्रेट नहीं है, पहले तो ये समझ लो। क्यों नहीं है इंटरनेशनल डेट लाइन स्ट्रेट, जिगजैग क्यों है वो भी समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले प्राइम मेरिडियन पे फोकस करते हैं, ठीक है। बट बिफोर दैट कि ग्रेट सर्कल्स क्या होते हैं, ठीक है, पहले ये बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है, देन आई थिंक पहले ये पढ़ लेते हैं फिर ग्रेट सर्कल पे आते हैं, ठीक है। किसी का डाउट तो नहीं, पूछ लो पहले। चलो तो हम पहले ये देख लेते हैं कि प्राइम मेरिडियन पास कहाँ कहाँ से होती है, गुजरती कहाँ से है, ठीक है। तो ये इंडियन कंट्री से पास होती है, यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, ठीक है, ये सारी हमारी कंट्रीज है जहाँ से पास होती है। इसको याद करने की ट्रिक है, वैसे तो SSC में मैंने कभी ज़्यादा देखा नहीं से क्वेश्चन, लेकिन अगर पूछ ले तो BSF गेम टोगो किंगडम, ज़्यादा लोड मत लेना इसको याद करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मैंने कभी देखे नहीं इस पे क्वेश्चन। तो ये इस तरह की ट्रिक बन जाएगी, BSF गेम इन टोगो किंगडम, तो B से हो जाएगा आपका बुर्किना फासो, S से हो जाएगा आपका स्पेन, F से हो जाएगा फ्रांस, G से हो जाएगा घाना, A से हो जाएगा ए से क्या हो जाएगा अल्जीरिया हो जाएगा आपका, M से माली हो जाएगा, टोगो से टोगो हो जाएगा, किंगडम से यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। तो 8 कंट्री से नंबर याद रखना, ये 8 कंट्री से हमारी प्राइम मेरिडियन पास होती है। नाउ टॉकिंग अबाउट वाटर ग्रेट सर्कल, तो ग्रेट सर्कल्स आर एप्पल्स। तो ग्रेट सर्कल क्या होते हैं, जिनको हम महान व्रत बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अगर इस पे क्वेश्चन आया तो काफी अच्छा क्वेश्चन बनेगा, सीधे CAPF वगैरह एग्जाम्स में तो पूछा जाता है, CAPF 2022 में इस पे क्वेश्चन बना। तो ग्रेट सर्कल क्या होते हैं, तो ये एक एप्पल है तुम्हारे सामने, ग्रेट सर्कल का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आराम से, ये एप्पल है आपके पास, ठीक है। मैंने आपको एक नाइफ दिया, चाकू दिया, मैंने आपसे ये बोला इसको ऐसे काटो कि जो नाइफ, इसको ऐसे काटो कि इसके 2 इक्वल पार्ट हो, इक्वल मतलब इक्वल पार्ट होने चाहिए बिल्कुल, दोनों पार्ट जो आप एक बार नाइफ चलाएंगे तो जो दो पार्ट निकल के आएंगे वो एकदम इक्वल होने चाहिए। तो अगर इक्वल होना है ना उन पार्ट्स को, तो जहां से आपका चाकू चलना चाहिए वो सेंटर जरूर नहीं, सेंटर से तो पास होना ही पड़ेगा आपके चाकू को। आप चाकू को ऐसे चला लो, आप चाकू को ऐसे चला लो, आप चाकू को ऐसे चला लो, सेंटर से तो पास होना ही पड़ेगा, तभी वो 2 इक्वल पार्ट में कट पाएगा। चल क्या रहा है, चल ये रहा है कि ये बताने के लिए कि ग्रेट सर्कल क्या होते हैं। तो ये ध्यान रखना, ऑल लॉन्गिट्यूड्स, सभी देशांतर, आर ग्रेट सर्कल्स, महान व्रत होते हैं सारे ही देशांतर, एंड ओनली 1 लैटिट्यूड, एक अक्षांश, ओनली 1 लैटिट्यूड इज अ ग्रेट सर्कल। कमेंट में बताइए, गेस करिए वो कौन सा लैटिट्यूड है जो ग्रेट सर्कल होगा, यानी कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। लॉन्गिट्यूड का तब तक समझा देते हैं, ये लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड, सारे ऐसे मान लो कि सेंटर से ही पास हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे तो आपको दिखाया नहीं गया, लेकिन चलो मैं पहले तो ये तो मैंने क्वेश्चन पूछा था, इसका उत्तर इक्वेटर होगा, भूमध्य रेखा होगा। अब इसको समझो कैसे, यहाँ पे आओ, ये इक्वेटर है, इक्वेटर एकदम सेंटर से पास हुआ होगा, तो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया होगा। ऐसे ही जो हमारे लॉन्गिट्यूड है, यहाँ पे देखो ये लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, ऐसे तुम चाकू चलाओगे, ये लॉन्गिट्यूड ऐसे देखो, ये बात तो तय है ना कि सर्कल होते हैं, पीछे बताया था तुमको, वो तो 2D फिगर में लाइन लग रहे हैं, लेकिन सर्कल होते हैं पीछे ऐसे, ये जो लॉन्गिट्यूड है ऐसे, पीछे भी तो ऐसे क्या होगा, ऐसे ये भी तो पीछे क्या होगा ऐसे करके, तो ये सर्कल्स हैं। अब ये सारे के सारे लॉन्गिट्यूड ग्रेट सर्कल है, क्योंकि सारे के सारे सेंटर से ही पास हो रहे हैं, ऐसे समझ लो। चाकू तुम चाहे ऐसे चलाओ, इस वाली लाइन, इस वाले प्लेन पर रख के चलाओ, इस वाले प्लेन पर रख के चलाओ, इस वाले प्लेन पर रख के चलाओ, सेंटर से ही पास होंगे, इसीलिए अर्थ के 2 इक्वल पार्ट मिलेंगे, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अर्थ के 2 इक्वल पार्ट मिलेंगे, तो इसीलिए सारे लॉन्गिट्यूड ग्रेट सर्कल है। लेकिन ओनली एक लैटिट्यूड है जो ग्रेट सर्कल है, यानी कि एक लैटिट्यूड ही है जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में, अगर उसके अराउंड तुम चाकू चलाओगे तो तुम्हें मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अभी तक इसी में तो नहीं पूछा, लेकिन अगर पूछ लेगा तो इसलिए मैंने बता दिया, फर्दर एग्जाम्स में तो पूछा जाता ही है, ठीक है। तो ये महान व्रत होता है। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड यूज्ड इन टाइम, समय को कैलकुलेट करने के लिए लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट लगता है। अब देखिए, जो हमारी अर्थ है ना, पृथ्वी है, इसको पूरा 24 टाइम जोन में डिवाइड किया है, 24 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है पूरी अर्थ। क्यों? क्योंकि अर्थ हमारी 360 डिग्री घूमती 24 घंटे में, बोले तो हर घंटे में 15 मिनट। यही तो मतलब हुआ कि अगर 360 डिग्री घूम रही है हर 24 घंटे में, पूरे एक 24 घंटे में का मतलब हुआ एक दिन, यानी कि पूरा 360 डिग्री रोटेट कर लिया, यानी कि दैट मीन्स कि एक घंटे में वो कितना रोटेट करेगी, 15 डिग्री का उसका रोटेशन होगा, घूर्णन होगा। इज दैट क्लियर?
यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि अर्थ को टोटल हम 24 टाइम जोन में डिवाइड कर लेते हैं। हर टाइम जोन का मतलब हो गया 15 डिग्री 15 डिग्री 15 डिग्री। तो अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी में, इनटू 24 टाइम जोन्स। क्लियर हो गया ये? अब अगर 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा है, 1 घंटे का मतलब क्या है 60 मिनट, तो 1 डिग्री का मतलब क्या होगा 60 मिनट डिवाइड बाई 15, दैट मीन्स 1 डिग्री मतलब 4 मिनट। अब ये जो है ना बहुत काम आता है। कैसे? ये हमें टाइम को कैलकुलेट करने में मदद करता है। जैसे कि इंडिया का, जैसे कि मैं बोल दूं, चलो इंडिया छोड़ो, मैं बोल दूं कि कोई एक जगह है, कोई एक जगह का लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, मान लो ये हमने ग्रीनविच मेरिडियन ले लिया। देखिए लॉन्गिट्यूड को मेरिडियन भी बोलते हैं, देशांतर को मेरिडियन भी बोलते हैं, तो उसका सिमिलर टर्म है ये। तो ये 0 डिग्री को मैंने ले लिया, यहाँ बज रहा है 12 दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है। ये मैंने एक लॉन्गिट्यूड ले लिया 30 डिग्री इसके ईस्ट साइड में ले लिया, और एक ले लिया इसके वेस्ट साइड में, ये भी 30 डिग्री है। यहाँ पे कितना टाइम हो रहा होगा, यहाँ पे कितना टाइम हो रहा होगा, ये जरा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। कितना अंतर है दोनों लॉन्गिट्यूड के बीच में, 0 और 30 के बीच में? 30 का अंतर है, साफ साफ समझ में आ रहा है। 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा होता है, तो 30 डिग्री का मतलब 2 घंटे होते हैं, यानी 2 घंटे का फासला है। तो ये जो लाइन है ये 2 घंटे आगे होगी, जो इस लाइन में जितने भी जगह है वो 2 घंटे आगे होंगी कि पीछे होंगी। तो जब आप ईस्ट की तरफ जाते हैं ना, पूर्व की तरफ, तो टाइम को जोड़ते हैं, यानी कि यहाँ पे 2 बज रहे होंगे दोपहर के, यहाँ पे बज रहे होंगे सुबह के 10, यानी जब आप वेस्ट जाते हैं तो टाइम को घटाते हैं। अब इसी एनालॉजी को यूज करते हुए तो मुझे ये बताओ, इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है, बहुत सारे लॉन्गिट्यूड इंडिया से पास होते हैं, लेकिन एक को हम रेफरेंस मानते हैं, एक को रेफरेंस मानते हैं, वो है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। जैसे 0 डिग्री को एक 1884 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो तभी 0 डिग्री को एक रेफरेंस लाइन माना गया, क्योंकि भाई लैटिट्यूड को तो मान सकते हैं, लैटिट्यूड तो एक ही है जो लैटिट्यूड पूरे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, लेकिन लॉन्गिट्यूड तो सारे ही है ना, तो किसको माने रेफरेंस? तो उसके लिए 1884 में कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, तो इसी वजह से इसके 0 डिग्री को यहाँ पे बोल दिया कि ये 0 डिग्री होगा। तो ये 66.5 डिग्री ईस्ट है हमारा लॉन्गिट्यूड। तो बताइए कितना समय का अंतर होगा जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, और या फिर प्राइम मेरिडियन भी जिसको बोलते हैं, और इंडिया के बीच में? कुछ लोगों को तो रटा होगा तो इसलिए तुरंत आंसर दे दिया होगा, लेकिन कैलकुलेट कैसे करेंगे? दोनों के बीच में अंतर कितने डिग्री का है? 66.5 डिग्री का। सर भागो, इन कमेंट क्यों नहीं आ रहे? सर भागो, क्या भागो? अरे सॉरी, हाँ 82.5 डिग्री क्या मैंने लिख दिया, वो लैटिट्यूड वाला लिख दिया, ठीक है। 82.5 डिग्री, ऑलराइट 82.5 डिग्री, ठीक है 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में कितना अंतर हुआ? 82.5 डिग्री यहाँ पे लिख लेता हूँ, इतने का अंतर हुआ। 15 डिग्री का मतलब है 1 आवर, ठीक है। तो इसके नज़दीक पहुँचते हैं डिग्रीज में, तो इसके नज़दीक हम पहुँचते हैं, तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 75 डिग्री, तो यहाँ पे भी 5 का मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 5 आवर्स, यानी कि 75 डिग्री किसको बता रहे होंगे? 5 घंटे को। 75 डिग्री बता रहा है 5 घंटे को, ठीक है। बचा कितना डिग्री? 7.5 डिग्री बचा, 7.5 डिग्री बचा। 82.5 और 75 में कितने का अंतर है? 7.5 डिग्री का अंतर है ना, 7.5। 15 डिग्री बता रहा है 1 घंटे को, तो 7.5 डिग्री कितने को बताएगा? 30 मिनट को बताएगा। सिंपल मैथ्स है, क्योंकि इस 15 का आधा 7.5 होता है, तो 7.5 डिग्री बताएगा 30 मिनट को। 75 डिग्री बता रहा है 5 मिनट को, और 7.5 जोड़ देंगे 75 में, तो 82.5 मिल जाएगा ना, तो यहाँ पे 30 मिनट जोड़ दो, यानी 5 घंटे और 30 मिनट का अंतर है, आगे के पीछे आगे, क्योंकि हम ईस्ट साइड में चल रहे हैं इसलिए आगे। यानी अगर अभी मान लो अभी कितना टाइम हो रहा है, 7:26 हो रहा है, 7 बज के फिर रफली 7:30 कंसिडर कर लेते हैं, तो जीएमटी में जो लंदन है वहाँ पे कितना बज रहा होगा? घटा दो 5.5 घंटे। क्यों? क्योंकि अब हम यहाँ से वेस्ट साइड में चल रहे हैं, हम हैं ईस्ट साइड में, और जो ये है लंदन वाले वो हमसे वेस्ट में है, तो वेस्ट में चलने के लिए घटा दो, तो कितना बज रहा होगा? इनके यहाँ बज रहा होगा